हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी। मैं आपका गुरु, आपका दोस्त रोहित आरब एक बार फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। वैसे इसको न्यू ना कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से न्यू नहीं है। बस जो क्वेश्चन कल शाम को मैंने आपको दिया था ड्राइंग हॉल वाला, कि ड्राइंग हॉल में वायरिंग की गई थी, तो बस उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका सिंगल लाइन डायग्राम बना के उसकी टेबल बनाएंगे और उसकी मटेरियल कॉस्ट और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से न्यू नहीं कहा जा सकता, इसीलिए मैंने इसको मार्क किया है क्या कि ड्राइंग हॉल वाली वायरिंग का पार्ट 2। ठीक है नी गाइस, मैं लैंग्वेज को काफ़ी इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ अब, ताकि आपको ज़्यादा ट्रबल्स ना रहा करें, ज़्यादा दिक्कत ना रहा करे आपको। क्या है, ड्राइंग हॉल वाली वायरिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 की बात अगर हम कर रहे हैं तो गाइस पार्ट 1 कल आ गया था वीडियो उसका सामने। ये क्वेश्चन लगभग 2 से 3 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। 3 बार पूछा गया है, शायद 2017 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया था और 19 में पूछा गया था। और ये थर्ड ईयर के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि इस बार भी इस क्वेश्चन के आने के 90% चांस है, 95% चांस सेम, मतलब इधर उधर घूमा हुआ नहीं, सेम क्वेश्चन आने के। ठीक है ना गाइस? और मैं जो है ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। जिसको इसकी ज़रूरत है, हर ज़रूरतमंद से इसको शेयर करना। ज़रूरतमंद से मतलब है जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, है ना, क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को ही इसकी ज़रूरत है। तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स से, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर वालों से इस वीडियो को सबसे शेयर कर देना। ठीक है गाइस? अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना यार, ताकि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिल सके। कोर्स आपका बहुत आसान हो गया है, डेली वीडियो आती है, डेली टू डेली। दूसरा, अगर आपको कोई भी नोट्स PDF में चाहिए हो, आप हमें ईमेल कर देना polytechnicstudy2019@gmail.com। ठीक है गाइस? चलिए फिर इन्हीं सब बातों के साथ आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं आज का वीडियो शुरू। इसका वायरिंग प्लान करा दिया है मैंने, और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इसका वायरिंग प्लान देख के नहीं आए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वायरिंग प्लान देख आइए, है ना। वायरिंग प्लान देख के आ जाओ पहले आप, वायरिंग प्लान, क्योंकि वायरिंग प्लान देखे बगैर ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। आपको लगता है कि आप इसको सीधा समझ लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अपने आप को आप इतना एफिशिएंट बनाओ, इतना लायक बनाओ आप, कि आप उस वायरिंग प्लान को एक बार वीडियो देखो और आपके यहाँ बैठ जाए वो वीडियो। मतलब वो जो वायरिंग प्लान है आपके माइंड में सेट हो जाए पूरा। जो वायरिंग प्लान मैंने बनाया था वो मेरे यहाँ है। मैं उस वायरिंग प्लान को बिना देखे पूरा फिर से बना सकता हूँ। कैसे कैसे एग्जैक्ट, मतलब ये नहीं कि मैं खुद से बना दूंगा उस वायरिंग प्लान को एग्जैक्ट। तो आप भी यही करो कि जो आप देखते हो उसको याद करने की कोशिश करो एक ही बार में, है ना। उससे क्या होगा कि आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा चीज़ें, वरना आपको चीज़ें जब हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं तो हमको चीज़ें बार बार देखनी पड़ती हैं, बार बार वायरिंग प्लान में जाना पड़ता है। लेकिन जब आप वायरिंग प्लान यहाँ दिमाग में अपने बना लेंगे ना, तो फिर आपको बार बार वायरिंग प्लान देखने जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइस? बाकी भैया आपका मन है। और एक रिक्वेस्ट और कि वीडियो को आप डाउनलोड मत किया करो, वरना मैं वीडियो को अनडाउनलोडेबल बनाना शुरू कर दूंगा। मैं आपके फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ वीडियो, इसलिए आप वीडियो को डाउनलोड मत किया करो।
आपको वीडियो ऑनलाइन देखना है, और दूसरा अगर आपको लगता है कि आप इसको वीडियो को 5 या 10 मिनट देख के आप इसको सीख सकते हो तो नहीं सीख सकते। अगर आप स्किप कर करके यहाँ से वहाँ बढ़ा दिया, यहाँ से वहाँ बढ़ा दिया, तो आप केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे बेटर तो आप देखो ही मत। ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि आपको, अच्छा ठीक है, आप अगर आप इंटरनल वायरिंग का वीडियो देखने आए हो तो सीखने ही तो आए हो। और भी बहुत सारे वीडियो हो सकते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, जिसमें ये बताया गया होगा कि आपको वो 5 मिनट में सिखा देगा, 10 मिनट में सिखा देगा। वो सब बेवकूफ़ बना रहे हैं भैया, ये कोई हलवा नहीं है। कोशिश मैं कर रहा हूँ इसको हलवा बनाने की, लेकिन है नहीं। ठीक है नहीं, 5 मिनट में या 2 मिनट में, 3 मिनट में कोई नहीं सिखा सकता इसको। ये इन्हीं स्टेप्स में फॉलो किया जाता है जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। अरे यार, आप जाके 10 चैनल देखा हो, इस चैनल से अच्छी पढ़ाई आपको मुश्किल ही कहीं मिले, और अगर कहीं मिले तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करके देना कि हम भी तो देखें ऐसे कौन है जो आपको यहाँ से अच्छी पढ़ाई लग रही है। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। पहले मैं इसका वायरिंग प्लान भी आपको दिखाई देता हूँ। क्या रहेगा कि वायरिंग प्लान भी अगर मैं आपको इसका दिखा दूंगा इसमें, तो उसमें हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप वायरिंग प्लान से सिंगल लाइन डायग्राम को ईजिली समझ पाओगे। जो क्वेश्चन था वो बहुत ही ज़्यादा आसान था यार, इतना ज़्यादा आसान था कि वो 30 मार्क्स में आने के लायक नहीं था, लेकिन तब भी वो 100 में से 30 नंबर में आया है। 100 में से 30 नंबर में, है ना। चलिए फिर, तो मैं आपको पहले उसका वायरिंग प्लान दिखाई देता हूँ, उसके बाद वायरिंग प्लान के साथ साथ हम सिंगल लाइन ओके। चलिए फिर वायरिंग प्लान देख लेते हैं कि हमने किस किस प्रकार से उस, एक ड्राइंग हॉल था जिसकी लंबाई थी 15 मीटर, चौड़ाई थी 6 मीटर, और छत की ऊंचाई थी हमारे पास, कितनी थी छत की ऊंचाई हमारे पास? छत की ऊंचाई थी हमारे पास 4.5 मीटर। कितनी थी? 4.5 मीटर। कितनी थी? 4.5 मीटर। ठीक है गाइस, चलिए ये हमारा वायरिंग प्लान है। ये हमारा वायरिंग प्लान है। वायरिंग प्लान में क्या किया गया था, पूरे वो लगभग 40-50 मिनट का वीडियो है। मैं आपको उसको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 या 3-4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट आपको मैं इसको, 5 मिनट तो खैर नहीं लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, आप इसको समझ के चलिए। देखिए यहाँ हमने लगाया था डीबी, फिर डीबी लगाने के बाद, यहाँ पर डीबी लगाने के बाद ये दीवार क्रॉस करके हमने लगाया था स्विच बोर्ड। फिर स्विच बोर्ड लगाने के बाद हम ये सब पंखे वंखे लगाए थे, ट्यूबलाइट, फैन, ट्यूबलाइट, फैन, ट्यूबलाइट, फैन, और इनके बीच की दूरी थी 1.5 मीटर। हर एक के बीच की दूरी थी 1.5 मीटर। ठीक है। उसके बाद स्विच बोर्ड 1 से स्विच बोर्ड 2 में गए। स्विच बोर्ड 1 से हम स्विच बोर्ड 2 में गए, और स्विच बोर्ड 2 से फिर सेम तरीके से डिवाइसेस लगाए थे, है ना। स्विच बोर्ड 1 से भी सेम तरीके से डिवाइस लगाए थे, और स्विच बोर्ड 2 से भी सेम तरीके से डिवाइस लगाए थे। क्योंकि देखिए स्विच बोर्ड 2 से भी फिर पंखा लगाया था 1.5 मीटर, फिर एक ट्यूबलाइट लगाई थी, एक फ़ैन लगाया था, ये सब भी 1.5 मीटर थे। और ये मैंने उस वीडियो में इतने आसानी से समझा दिया है कि आप अगर एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये मतलब इतनी सी दिक्कत नहीं होगी यार, इतनी सी भी नहीं होगी, है ना। तो एक रिक्वेस्ट है कि जाके पहले वो वीडियो देखा हो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, और आपको मज़े से समझ में आएगा। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार, इतना आसान क्वेश्चन है, मुश्किल थोड़े ना है। आप सोचते हो कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ना यार, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, आप बस कोशिश किया करो सीखने का। आप अगर चाहो तो हर एक क्वेश्चन को आसान बना सकते हो, हर एक क्वेश्चन को, है ना। अब मैं आपको एक लॉजिकल बात बताता हूँ, और वो लॉजिकल बात ये है
की इस ड्राइंग हॉल की छत की ऊंचाई 4.5 मीटर थी। 4.5 मीटर। अब आप HR कहाँ रखेंगे? HR तो अगर हमारे पास, मैं बहुत नॉलेजफुल बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन के चलना। अगर हमारे पास 3 मीटर की छत है, 3 मीटर की छत है ना? अगर हमारे पास 3 मीटर की छत है तो हम HR जो है छत से 0.5 मीटर नीचे रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास 3 मीटर से ज़्यादा की छत है, जैसे ये छत 4.5 मीटर ऊंची है, छत कितना है? 4.5 मीटर ऊंची छत है। तो इस कंडीशन में आप HR को छत से 0.5 मीटर नीचे भी रख सकते हैं। इस कंडीशन में आप HR को छत से 0.5 मीटर नीचे भी रख सकते हैं या 1 मीटर नीचे भी रख सकते हैं। आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने छत को, वो HR को सीलिंग से आधा मीटर नीचे रखा है। आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसीलिए मैंने ये काम किया है कि मैंने आपकी HR को सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे रखा है। कितना? 0.5 मीटर, यानी कि पूरी छत हो गई 4 मीटर की। पूरी छत यहाँ से लेके वहाँ तक 4 मीटर की हो गई और HR को हमने रखा है यहाँ पे, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? ये पूरा यहाँ तक तो 4.5 था, ये 0.5 ख़त्म कर दो, कितना बचा ये वाला डिस्टेंस? 4 मीटर। यानी कि HR जो है वो कितना है? फर्श से 4 मीटर की ऊंचाई पर है ना। और DB जो लगता है कहाँ लगता है? फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ तक 4 मीटर और यहाँ तक 1.5 मीटर। तो ये वाली दूरी जब हम निकालेंगे, DB के और HR के बीच की डिस्टेंस जब निकालनी होगी, ये वाला डिस्टेंस जो निकालना होगा DB के और HR के बीच का जो डिस्टेंस निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? इस वाले 4 मीटर में से ये वाला 1.5 मीटर माइनस कर देंगे। इस वाले 4 मीटर में से ये वाला 1.5 मीटर माइनस कर देंगे। कितना बचेगा? 2.5 मीटर। 4 में से जब 1.5 घटाओगे तो 2.5 बचेगा। और अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पर तो DB लगाने के बाद हम 2.5 मीटर चल के HR पर पहुँचे। देखो मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ मार्कर को। ये देखो DB लगाया, DB लगाने के बाद 2.5 मीटर चले और तब जाके हम HR पे पहुँचे, है कि नहीं? चीज़ वही है, एकदम सिंपल। सबसे पहले आपको बात नोटिस करनी क्या है? सबसे पहले आपको ये सोच के चलना है कि आपने DB कहाँ लगाया जाता है। DB का रूल एकदम फिक्स कि वो फर्श से 1.5 मीटर ऊपर लगाया जाता है। लेकिन फर्श से जो 1.5 मीटर ऊपर है वो हमें कहीं भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, कहीं भी नहीं, कहीं भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, है ना। तो हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ता है? हमें कैलकुलेट करना पड़ता है HR और DB के बीच का डिस्टेंस, HR और स्विच बोर्ड के बीच का डिस्टेंस। हमें अपने सिंगल लाइन डायग्राम में केवल वही डिस्टेंसेस दिखाने होते हैं जिनमें वायर या कंड्यूट गया होता है ना। हमें अपने इसमें सिंगल लाइन डायग्राम में केवल वही डिस्टेंसेस दिखाने होते हैं जिनमें कंड्यूट या वायर गया होता है। या तो कंड्यूट गया हो या फिर वायर गया हो, दोनों में से एक ना एक चीज़ कंपलसरी जाएगी। और वायर कहाँ जाएगा? अब चूंकि कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग करी जा रही है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था कि इसमें कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग करके दिखाइए। तो कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग दीवारों के अंदर वायरिंग होगी, बिना कंड्यूट के तो वायर कहीं भी नहीं जाएगा। तो हम केवल वही डिस्टेंस को मेजर करते हैं जहाँ कंड्यूट जाती है। उसके बाद उसमें नंबर ऑफ, ये जो लाइनें जाती हैं ये सब कंड्यूट की हैं। और इसमें डैश करके ये डंडे खींच खींच के तिरछे वाले इंक्लाइन, इसमें नंबर ऑफ वायर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ना। और हमारे लिए फिर कैलकुलेशन ईजी रह जाता है।
गाइस मैं जल्दी ही एक ऐसा क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाने से मुक्ति मिल सकती है। मतलब ये कि फिर उससे आप सिंगल लाइन डायग्राम नहीं बनाएंगे, तब भी आपका कंड्यूट और बायर आ जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना आप कि आप सिंगल लाइन डायग्राम बना क्यों रहे हैं। आप जो सिंगल लाइन डायग्राम बना रहे हैं वो आप बना रहे हैं ताकि आप कंड्यूट और बायर का कैलकुलेशन कर सको। आप जो सिंगल लाइन डायग्राम बना रहे हो वो बना रहे हो ताकि आप कंड्यूट और बायर का कैलकुलेशन कर सको। मैं अब एक ऐसी ट्रिक धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी आजकल मैं उसको वीडियो में अपलोड कर दूंगा। उस ट्रिक से क्या है कि फॉर्मूला है, आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे इस फॉर्मूला को, कि बिना किसी सिंगल लाइन डायग्राम बनाए भी कंड्यूट और बायर कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ओपिनियन ये है, मुझे लगता है कि वो जो तरीका है, जो फॉर्मूला है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। और अगर आप एग्ज़ाम में उस पैटर्न को, उस तरीके को, उस फॉर्मूले को फॉलो करते हो तो आपके मार्क्स कटने के चांस रहेंगे। ये मेरा केवल एक सजेशन है, बाकी करेंगे आप अपने मन की ही, लेकिन आप अपने मन की मत करना। एग्ज़ाम में आप इस सिंगल लाइन डायग्राम को ही बना के आना। तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाना सीखो आप जरूर, क्योंकि आसान, मुश्किल नहीं है यार, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सच में इतना आसान है कि आप खुद कहेंगे क्या बात, क्या बात। ठीक है ना। चलिए, तो हमने डीवी लगा दिया। डीवी लगा करके फिर हम जो है ऊपर 2.5 मीटर का डिस्टेंस ऊपर पहुंच गए। अब देखिए सर्किट, अगर आपको वायरिंग प्लान याद हो तो वायरिंग प्लान में दो सर्किट बने थे। एक सर्किट ये वाला इसको ऑपरेट कर रहा था और एक सर्किट इन 10 डिवाइस को ऑपरेट कर रहा था। तो पहले सर्किट में 9 डिवाइस ऑपरेट थी, दूसरे सर्किट में 10 डिवाइस ऑपरेट थी। तो कितने सर्किट बने? सर्किट बने हमारे पास दो। कितने बने सर्किट? सर्किट बने हमारे पास दो। और जब दो सर्किट बनेंगे तो आपको पता होगा हर किसी को कि दो सर्किट के डीवी से 4 वायर निकलते हैं। कितने वायर निकलते हैं? 4 वायर निकलते हैं। याद रखो, ध्यान रखो, अच्छा हमेशा याद रखो कि दो सर्किट के डीवी से 4 वायर निकलते हैं, ताकि एक स्विच बोर्ड को, एक सर्किट को 2 वायर सप्लाई दे सके और दूसरे सर्किट को दूसरे वाले 2 वायर सप्लाई दे सके। तो यहाँ डीवी से हमारे पास 4 वायर निकले हैं। इस 2.5 मीटर का डिस्टेंस में 4 वायर गए। फिर हमने दीवार पार की। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, वो केवल दीवार का है। और दीवार कितनी है? दीवार होती है 0.25 मीटर, है ना। तो फिर हमने ये दीवार पार की और दीवार पार करके हम स्विच बोर्ड नंबर 1 में पहुंच गए। तो जो 4 वायर थे, उन 4 में से 2 वायर स्विच बोर्ड नंबर 1 में जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं गए। क्यों नहीं गए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्विच बोर्ड नंबर 1 में कोई भी सॉकेट नहीं लगा है। अगर किसी स्विच बोर्ड, ध्यान से सुन के चलो यार, ये बहुत काम की बात है। पता है, यहीं आप गलती करते हो सारे के सारे। ज़्यादातर लोग जो थोड़े नए नए हैं इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चन में, वो लोग यही गलती करते हैं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी स्विच बोर्ड में कोई सॉकेट नहीं लगा तो उसमें केवल फेज वायर लेके जाते हैं। मतलब ये कि उसमें हमें न्यूट्रल वायर लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल वायर केवल हमको वहीं पर लेकर जाना है जहां आपका सॉकेट लगाया गया। ठीक है। अगर सॉकेट नहीं लगा है तो आपको न्यूट्रल वायर लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसा जब मैंने माना था तो स्विच बोर्ड में कोई भी सॉकेट नहीं लगा था, क्योंकि यहाँ ज़रूरत ही नहीं सॉकेट की। तो जब स्विच बोर्ड में कोई भी सॉकेट नहीं लगा है, हम केवल फेज वायर लेके जाएंगे
और वही वाला फेज वायर सब में घुमा के वापस निकाल लाएंगे। यानी कि एक वायर तो अंदर गया और जितने डिवाइस होंगी उतने वायर बाहर जाएंगे। चूंकि यहाँ पे एक सर्किट में एक ही स्विच बोर्ड ऑपरेटेड है। पता है 2 सर्किट इसलिए बनाने पड़े थे क्योंकि लोड 800 वाट से ज़्यादा हो रहा था और पॉइंट भी 10 से ज़्यादा हो रहे थे, 19 पॉइंट हो रहे थे, इसलिए 2 सर्किट बने। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक वायर तो अंदर ले गए फेस का, फिर जितनी डिवाइस ऑपरेट करानी थी सबके स्विच में घुमा दिया। अब क्या किया, सबके स्विच में वो वायर घुमाने के बाद जितनी डिवाइस थी उतने वायर हमने बाहर निकाले। तो अगर आपका नज़र जा रही हो स्क्रीन पर तो स्विच बोर्ड नंबर 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 स्विच बोर्ड नंबर 1 से 9 डिवाइस ऑपरेटेड है। 9 डिवाइस ऑपरेट हो रही है। 9 स्विच बोर्ड नंबर 1 से, देखो स्क्रीन पे ये वाला। अब जब 9 डिवाइस ऑपरेट हो रही हैं तो 9 फेज वायर निकलेंगे बाहर कौन के, और एक फेज वायर अंदर गया था ताकि सब स्विच को सप्लाई दे सके। तो कुल मिला के इस स्विच बोर्ड के और एचआर के बीच में कितने वायर हो गए? 10 वायर हो गए। एक गया और 9 बाहर निकले डिवाइसेस के। कितने वायर हो गए? 10 वायर हो गए। कितने वायर हो गए? 10 वायर्स। ठीक है गाइस। अब 2.75 मीटर जो लिखा है ये मैंने कैसे लिखा है ये तो आपको पता ही है। अभी स्विच बोर्ड के और एचआर के बीच का डिस्टेंस है ये 2.75 मीटर जो है वो स्विच बोर्ड के और एचआर के बीच का डिस्टेंस है ना। तो आप कैसे निकाला मैंने ये, आपको पता है कि स्विच बोर्ड जो है वो फर्श से 1.25 मीटर पे लगा होता है। 1.25 मीटर। जो एच आर है वो 2.75 मीटर है। एच आर जो है वो 2.75 मीटर है। इस हिसाब से चूंकि ये 1.25 है और एच आर जो है 4 मीटर है। एच आर जो है वो 4 मीटर है, 4 मीटर। तो इस 4 मीटर में से ये 1.25 मीटर खत्म कर देंगे ये वाला हिस्सा, तो ये वाला बचेगा जो कि एच आर और स्विच बोर्ड के बीच का दूरी है ये वाला। तो हमने 4 मीटर में से 1.25 मीटर माइनस कर दिया। कितना बचा? 2.75 मीटर। ऐसे आया ये 2.75। ओके गाइस, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आप बात को मेरी समझ पा रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो तुरंत लाइक करो यार। दूसरे लोगों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। दूसरा, अगर आपको इस डायग्राम में कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो आप मुझसे इसको पीडीएफ फॉर्मेट में मांग सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के दोनों अलग अलग लिंक डाल दिए मैंने, आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ आप क्वेरी करेंगे तो आपको कोई भी ये चीज़ सेंड कर देगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ईमेल कर देंगे तो मैं ईमेल पे सेंड कर दूंगा। ईमेल आईडी है polytechnicstudy2019@gmail.com। ठीक है गाइज, चलिए शुरू करते हैं आगे और बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक तो केवल फेज वायर रहे सारे के सारे। एक फेज वायर गया था और 9 फेज वायर बाहर निकले थे, इसलिए 10 हो गए थे। तो जो 2 वायर थे, एक फेज और एक न्यूट्रल, वो न्यूट्रल सीधा हम इस पंखे को दे देंगे और ये यहाँ तक। तो यहाँ से 9 वायर निकले थे और यहाँ पे आके एक न्यूट्रल भी शामिल हो गया। तो पंखे तक कितने वायर गए? पंखे तक गए हमारे पास 10 वायर। 2 मीटर का डिस्टेंस। ये 2 मीटर का डिस्टेंस कैसे आया मैं एक बार आपको वायरिंग प्लान में दिखाई देता हूँ। देखिए, ये वाला डिस्टेंस 1.5 मीटर है स्विच बोर्ड के और पंखे के बीच का, और यहाँ से 0.5 मीटर की सीलिंग तक चढ़ने में लगा हुआ दूरी है वो। ये जो 2 मीटर लिखा है हमने, वो लिखा है इस वजह से क्योंकि ये 1.5 मीटर डिस्टेंस है ये वाला, और फिर आधा मीटर ऊपर को भी तो चढ़े होंगे ना सीलिंग तक। उसके बाद 1.5 मीटर, आधा मीटर ऐसे गए, फिर 1.5 मीटर ऐसे लगाया,
कुल मिला के कितना हो गया 2 मीटर। बाकी सारे के सारे छत पे लगे हुए हैं। ध्यान रखना, कभी भी किसी ड्राइंग हॉल में या किसी लैब में आप वायरिंग करोगे तो सारे के सारे ट्यूबलाइट और सारे के सारे पंखे तो वैसे भी छत पर लगते हैं, सारी की सारी ट्यूबलाइट भी छत पर ही लगाई जाती हैं किसी लैब में या फिर ड्राइंग हॉल। लैब की वायरिंग तो मुश्किल आए, लेकिन ड्राइंग हॉल की वायरिंग आपको आ सकती है, क्योंकि ड्राइंग हॉल में आप बैठ के ये पेपर देते हो। मुझे लगता नहीं कि पूरे कॉलेज का कोई भी ऐसा बच्चा होगा कहीं भी जो ड्राइंग हॉल से अलग किसी रूम में बैठ के पेपर देता होगा। जो ड्राइंग हॉल में आप बैठ के पेपर देते हो तो आपके लिए और भी आसान है, जितनी लाइट वहाँ लगी हो इतनी लगा देना आसान ट्रिक है ना। जिस प्रकार से उस कमरे में वायरिंग हो रखी हो देखना और वैसे ही छाप देना बस, अगर आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है नहीं। तो 2 मीटर की दूरी 10 वायर गए। 10 क्यों? क्योंकि इसके आगे 9 डिवाइस लगी हुई है, 10 वायर गए। फिर हमने एक फेज वायर यहाँ पे दे दिया पंखे का, आगे को बढ़ाए। फिर हमने 1.5 मीटर आगे जाके ये वाली ट्यूबलाइट लगाई। ये F1 है, T1, F2, T2, F3, T3, F4, T4, F5 इस तरीके से हैं। F6, T6, F7, T7, F8, T8, F9, T9, F10, T10, ठीक है ना। इस तरीके से इक्विपमेंट लगे हुए हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 1.5 मीटर आगे बढ़े और 1.5 मीटर आगे बढ़ने के बाद हमने जो है फिर वो ट्यूबलाइट लगा दी। ट्यूबलाइट तक कितने वायर गए? ट्यूबलाइट तक गए 9 वायर। 9 क्यों? क्योंकि इसके आगे 8 डिवाइस है। अब हमने एक फेज वायर यहाँ छोड़ दिया, ट्यूबलाइट को दे दिया, सीलिंग रोज लगाया। ध्यान रखना, हम इसमें जितने भी कंपोनेंट हैं केवल सीलिंग रोज लगा रहे हैं, कोई होल्डर वोल्डर नहीं लगा रहे हैं। अब इस ट्यूबलाइट से हम आगे बढ़े, 1.5 मीटर पे जाके फैन लगाया। सारे के सारे 1.5 मीटर पे लगाए थे, ऐसा मैंने आपको वायरिंग प्लान में ही एक्सप्लेन कर दिया था कल। ये सब 1.5 मीटर पे लगे हुए हैं, ये सबके बीच की दूरी 1.5 मीटर है, कल ही एक्सप्लेन कर दिया गया था। तो आप पहले वो वायरिंग प्लान का वीडियो जरूर देखा हो यार। आपसे कितनी बार बोलना पड़ेगा एक ही बात के लिए, पहले वायरिंग प्लान देख के आओ फिर आके इसको देखना। तो फिर 1.5 मीटर जाके ये फैन लगाया है। इसके आगे अब इसको लगा करके 7 डिवाइस हैं आगे, इसलिए यहाँ पे 8 वायर, एक 7 फेज के और एक न्यूट्रल का। अब इसका फेज हमने यहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद सेम प्रोसेस करते हुए 1.5 मीटर जाके हमने आगे ट्यूबलाइट लगाई। आज 6 डिवाइस हैं इसलिए 7 वायर, 6 फेज एक न्यूट्रल। न्यूट्रल एक ही वायर है और वही इसको भी दे रहे हैं, इसको भी, सबको वही न्यूट्रल वायर दे रहे हैं। और इनका न्यूट्रल वायर अलग है, इनको सबको अलग दिया जाएगा, ठीक है। तो हमने ये ट्यूबलाइट लगा दी और इसके आगे 6 डिवाइस है तो 7 वायर। फिर हमने 1.5 मीटर का डिस्टेंस चला और पंखा लगा दिया। ये सब वायरिंग प्लान से देख रहे हैं जो वायरिंग प्लान बनाया था। आप पहले वायरिंग प्लान को एक कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद इसको कंटिन्यू करो। गाइज सब्जेक्ट तो यार, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस तो मैं आपको रोज रोज बताता नहीं फिरूंगा। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, सेकेंड एंड फर्स्ट, पूरे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के सबसे हैवी सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रिकल में, ऐसा मेरा मानना है। और ये बात आप खुद डिसाइड करोगे कि ये हैवी हैं कि नहीं। मैं नहीं डिसाइड कर रहा इस बात को, आप खुद ही डिसाइड कर लोगे एक दिन। जब आप एग्ज़ाम में बैठ कर रोगे ना तो खुद ही डिसाइड हो जाता है कि क्या है बेटा ये इसलिए बोल रहा हूँ अभी पढ़ लो आप, ताकि आपको एग्ज़ाम में बैठ के रोना ना पड़े, ठीक है गाइस। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझेंगे और पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे जिन लोगों ने नहीं की है। अब पंखा लगाया और उसके 1.5 मीटर बाद हमने फिर एक ट्यूबलाइट लगा दी। 1 2 3 और एक 4 डिवाइस हैं, इन चारों के फेज वायर और एक इनका कॉमन न्यूट्रल वायर, इसलिए 5 वायर यहाँ पे लग गए। डिस्टेंस सबका 1.5 ही है। फिर फैन लगाया हमने, 4 वायर क्योंकि 3 डिवाइस है। अब मैंने तिरछा मोड़ दिया है, आप लोग क्या काम करना, तिरछा मत मोड़ना है इसको। मैंने तिरछा इसको इसलिए मोड़ दिया है क्योंकि अगर मैं इसको सीधा बनाता जाता तो बहुत ऊपर तक उठ जाता और स्क्रीन पर आ नहीं पाता, इसलिए मैंने इसको तिरछा कर दिया है। वैसे भी दूरी तो इतनी रहनी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला तिरछा करने से, लेकिन आप लोग क्या करना कि आप इसको बिल्कुल सीधा बनाना, कि जब बिल्कुल सीधे जा रहे हैं हम एक ही लाइन में, सीधा बनाएंगे, तिरछा क्यों बनाएंगे, है ना। तो ये फ़ैन लगा दिया, फिर फ़ैन के आगे ट्यूबलाइट लगा दी,
इसके आगे 2 डिवाइस हैं, ट्यूबलाइट और फैन, 3 वायर रहेंगे यहाँ। फिर आखिरी में, सबसे आखिरी में फैन बचा, एक फैन का फेज वायर बचा और एक न्यूट्रल वायर बचा, और वो दोनों वायर हमने फैन को दे दिए और हमारा सर्किट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आपकी स्क्रीन पर है, आई थिंक शायद आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, तो आप बिल्कुल चिंता ना करो, आप वैसे भी इसको खुद ही समझ गए होगे, इतना तो यार बुद्धि है आप सब में। लेकिन तब भी अगर आप नहीं समझें, मंदबुद्धि हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा इसके पीडीएफ में, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ तो ऑलरेडी आपके जैसे बहुत स्टूडेंट्स हैं, तो आप जिसको बोलेंगे वो कोई भी इसके नोट्स आपको दे देगा करके, ठीक है नहीं। वरना आपको खुद को इतने लायक बनना होगा कि आप खुद से कर सको, ठीक है। चलिए अब सर्किट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सर्किट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सर्किट नंबर 2 के लिए हम क्या करने वाले हैं आपको पता ही है। स्विच बोर्ड, ये जो वायर निकले थे यहाँ से 4, 2 तो इसमें काम आ गए, 2 यहाँ पहुँच गए सीधा सीधा इसमें। डिस्टेंस लिखा है 3 मीटर। क्यों लिखा है आपको मैं एक बार वायरिंग प्लान में जरा दिखाया देता हूँ। देखिए 1.5 मीटर तो ये ख़त्म हो गया था, 1.5 मीटर ये ख़त्म हो गया था। कैसे? 1 मीटर का दरवाज़ा और 0.5 मीटर छोड़कर स्विच बोर्ड लगाए। सेम प्रोसेस नीचे वाले पे अप्लाई हो रहा है। 1 मीटर का दरवाजा है और 0.5 छोड़ के स्विच बोर्ड लगाए, तो इसीलिए 1.5 मीटर ऊपर से ख़त्म, 1.5 मीटर नीचे से ख़त्म। कुल मिला के कितना डिस्टेंस ख़त्म हो गया? 3 मीटर। टोटल कितना था? 6 मीटर। तो 6 में से 3 खत्म हो तो कितना बचा? 3 मीटर, इसलिए लिखा है हमने ये 3 मीटर। ठीक है गाइस, चलिए उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये बात तो खैर समझ में आई गई होगी, क्योंकि इतना बंदोबस्ती तो कोई नहीं बैठा है यहाँ पर शायद। तो ये 3 मीटर हम चल दिए 2 वायर के साथ। ठीक है गाइस, चलिए अब भैया हम स्विच बोर्ड नंबर 2 में आ चुके हैं। स्विच बोर्ड नंबर 2 में भी कोई सॉकेट नहीं लगा है। पता है यहाँ हमारी मर्जी थी, हम चाहते तो सॉकेट लगा सकते थे, लेकिन मैंने सॉकेट लगाया नहीं। मतलब छोड़ो, जब कहा नहीं तो क्यों लगाएं। तो स्विच बोर्ड नंबर 2 में आ गए हम। एक वायर लेके आएंगे क्योंकि कोई भी सॉकेट नहीं लगा है, इसलिए केवल एक ही वायर लाएंगे। तो अच्छा, आप ये मत सोचो ना न्यूट्रल को यहाँ छोड़ देंगे, मतलब न्यूट्रल को तो यहाँ सीधा दे देंगे, सबको छोड़ा कहीं नहीं है, सबको सीधा दे दिया है बस। लेकिन अभी हम फेस की बात कर रहे हैं, तो फेज एक वायर फेस का लाए, और इस वाले स्विच बोर्ड से, स्विच बोर्ड नंबर 2 से पूरी 10 डिवाइस ऑपरेट हो रही हैं, 10 डिवाइसेस, क्योंकि 19 पॉइंट थे, 9 पॉइंट तो ऑपरेट हो गए स्विच बोर्ड नंबर 1 से। अब बचा केवल एक स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड नंबर 2, और कितने पॉइंट बचे ऑपरेट होने के लिए? ऑपरेट होने के लिए पॉइंट बचे 10। तो एक स्विच बोर्ड से, स्विच बोर्ड नंबर 2 से कितने डिवाइस ऑपरेट हो रहे हैं? डिवाइस ऑपरेट हो रहे हैं 10। तो 10 फेज वायर निकलेंगे, एक फेज वायर अंदर गया, 10 सब में घूम के बाहर निकल गए। तो कितने वायर हो गए इस लाइन में? 11। एक तो अंदर गया और 10 बाहर निकल गए। डिस्टेंस वही रहेगा 2.75 मीटर, 11 वायर हो गए। ये 2.75 कैसे आया था? मैंने यहाँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था कि हम 4 मीटर की HR में से 1.25 मीटर माइनस कर रहे हैं, तो ये 2.75 मीटर आ रहा है। 11 वायर हो गए। यहाँ पे ये एक वायर आया था, वो भी काउंट किया था, इसलिए हमको 10 वायर बाहर निकालने हैं। तो यहाँ पे आके 10 तो फेस के, एक न्यूट्रल का, फिर से 11 हो गए। और 11 इसलिए भी क्योंकि इसके आगे 10 डिवाइस लगी हुई हैं। इस लाइन जहाँ पे 11 मीटर, ये 11 लिखा है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे जो है 10 डिवाइस लगी हुई है इसके आगे, तो 11 वायर रहेंगे। 10 तो उनके फेस के और एक न्यूट्रल का कॉमन। 2 मीटर का डिस्टेंस, 2 मीटर का डिस्टेंस कैसे आया है? 2 मीटर का डिस्टेंस का ऐसे आया है कि ये जो है 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर तो HR से सीलिंग तक गए, HR से सीलिंग गए 0.5 मीटर, और फिर उस सीलिंग से 1.5 मीटर जाके पंखा लगाया, इसीलिए आया हमारे पास कितना आया? इसीलिए ये 2 मीटर। 2 मीटर में 11 वायर हो।
ठीक है गाइस, और हमने जो है पहला पंखा लगा दिया। ठीक है, चलिए अब हमने 1.5 मीटर चला और ट्यूबलाइट लगा दी। वायर कितने रहेंगे, इसके आगे 9 डिवाइस ऑपरेट होनी है तो 10 वायर रहेंगे, 9 फेस के और एक न्यूट्रल का। फिर हम 1.5 मीटर चले और हमने एक फैन लगा दिया। वायर कितने रहेंगे, इसके आगे 8 डिवाइस ऑपरेट होनी है, 8 डिवाइस ऑपरेट होनी है, इसीलिए 8 फेस के एक न्यूट्रल का, 9 वायर रहेंगे 9। अब और चले, फिर हमने ट्यूबलाइट लगा दी। अब इसके आगे 7 डिवाइस ऑपरेट होनी है, इसीलिए 8 वायर रहेंगे। फिर 1.5 मीटर पंखा लगा दिया, 6 डिवाइस हैं 7 वायर। फिर आगे ट्यूबलाइट लगा दी, 5 डिवाइस हैं 6 वायर। फिर आगे 1.5 मीटर पर फैन लगा दिया है, 4 डिवाइस हैं 5 वायर। आपको ये जो मैंने तिरछा किया है सीधा ही बढ़ाना है आगे को, वो मैंने इसलिए किया वरना फिर ज़्यादा छोटा हो जाता, आपको दिखता भी नहीं स्क्रीन पे। फिर गाइज आप ना पता जूम कर लिया करो स्क्रीन, ऐसे आपको पता है ना कि ऐसे आप ऐसे स्क्रीन पे उंगली रखेंगे अपनी, ऐसे स्क्रीन पे उंगली रखेंगे यूट्यूब पे, ऐसे फैला दो, ऐसे रखो, ऐसे फैला दो तो स्क्रीन जो है जूम, ऐसे रखो यहाँ पे, ऐसे ऐसे कर दो तो स्क्रीन जो है वो जूम हो जाती है ना। तो आप स्क्रीन जो जूम कर दिया करो ताकि केवल यही दिखेगा, इतना हिस्सा बाकी कुछ नहीं दिखता। फिर अब फिर हमने इसके बाद ये ट्यूबलाइट लगा दी, आगे 3 डिवाइस हैं तो 4 वायर रहेंगे। फिर पंखा लगा दिया, आगे 2 डिवाइस हैं तो 3 वायर। सबसे आखिरी में हमने एक ट्यूबलाइट लगाई है, बीच में जो लगाई थी, यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ आपको एक बार ज़रा, ये वाली ये लगाई थी बीच में। ये भी 1.5 मीटर पे थी और लगाने के बाद हमने जो है इसमें सप्लाई दे दी आखिरी में 2 वायर। ओके गाइज, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये सिंगल लाइन डायग्राम बहुत ही मज़े से क्लियर हुआ होगा और कतई हलवा था। आपको तो, आपके लिए तो कम से कम बना ही दिया है, चम्मच लाओ उठाओ और खा जाओ। बस थोड़ा सा ठंडा करना, ठंडा करने का मतलब कि वीडियो को सब्र से देखो, पूरा देखो। पता है गाइस, आपके लिए 1-1 घंटे की वीडियो बनाते हैं यार, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो आपसे मैं कह रहा हूँ आप वही करो। आप वीडियो को डाउनलोड मत किया करो। अच्छा, डाउनलोड करके आप क्या आप डाउनलोडिंग में डेटा खर्च नहीं कर रहे हो? जब आप डाउनलोडिंग में डेटा खर्च कर रहे हो तो क्यों ना वीडियो को ऑनलाइन देखो, है कि नहीं? आप डाउनलोडिंग में भी तो डेटा खर्च कर रहे हो यार, डाउनलोडिंग में डेटा खर्च कर रहे हो तो क्या फ़ायदा है? आप वीडियो ऑनलाइन देख लो उसी डेटा में, ठीक है नहीं? अब जिन लोगों को लगता है कि वो उनके यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते, वो तो सुबह को लगा के छोड़ देते हैं और शाम तक उनका डाउनलोड हो जाता है। अरे भाई यार कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करके देख लो, लेकिन अब देखो प्लीज़ ऑनलाइन ही, एक रिक्वेस्ट है। बाकी क्या कर सकते हैं, करेंगे तो अपने मन की, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारी बात थोड़ी सी तो मान ही लें, है ना? तो वीडियो को केवल ऑनलाइन देखा करो, ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन सेव मत किया करो यार, है ना? उसके पीछे के इश्यूज बता दूंगा बाद में, लेकिन आप ऑफलाइन सेव मत किया करो बस, ठीक है? चलिए, सिंगल लाइन डायग्राम बन गया। आई होप कि समझ में आया होगा, मज़ा आया वीडियो में अभी तक तो लाइक करो। अब हम क्वेश्चन को आगे का पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि क्या है, जो कि है वायर का कैलकुलेशन, कंड्यूट का कैलकुलेशन एंड देन लिस्ट बनाना है और ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसानी से। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन सब कामों में, तो आपको पता ही है, केवल सिंगल लाइन डायग्राम में थोड़ा काम लगता है और ये तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, काफ़ी आसान था, ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ कंड्यूट एंड वायर, देखिए हम लोग नीचे करता हूँ कैमरा में। सर्किट नंबर 1 के लिए शुरू कर रहे हैं, DB से चले HR तक, 2.5 मीटर का डिस्टेंस चले थे, 4 वायर। मैं आपको डिस्टेंस दिखा के चलूँगा साथ साथ। ये वाला, ये डिस्टेंस था 2.5 मीटर का, ये 4 वायर थे, ठीक है? बस आगे बढ़ते हैं। अब फिर हम HR से चले स्विच बोर्ड 1 तक, ये है हमारे पास 2.75 मीटर का डिस्टेंस। अच्छा गाइस, यहाँ पे ना एक डिस्टेंस मिस हो गया है जो कि दीवार वाला है 0.25 मीटर का, उसको मैं बाद में कैलकुलेट कर दूंगा, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है दीवार का डिस्टेंस, ठीक है नहीं?
अब फिर हम HR से चले हैं स्विच बोर्ड 1 तक। 2.75 मीटर का डिस्टेंस आपको पता है, और स्विच बोर्ड 1 वाले HR में 10 वायर है। आपको एक बार दिखाई देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना रहे। ये वाला डिस्टेंस 2.75 और ये वाले 10 वायर। फिर हम चले हैं HR से फैन नंबर 1 तक। कहाँ तक? स्विच बोर्ड वाले पहले फैन तक, F1। उनको मार्क करना भूल गया मैं गाइस, आप मार्क कर लेना ऐसे करके जो थे, फैन नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके, फिर फैन नंबर ऐसे, फिर ट्यूबलाइट T1 T2 इस तरीके से सब मार्क कर लेना। 2 मीटर का डिस्टेंस था वो, 0.5 मीटर ऐसे और 1.5 मीटर ऐसे। 10 वायर थे उसमें, तो कितना हो गया? 20 मीटर वायर। ये जो मीटर वाला आ रहा है ये कंड्यूट को कैलकुलेट कराएगा, और ये वाला ये वायर को कैलकुलेट कराएगा। ठीक है। फिर हम गए F1 से T1 तक, 1.5 मीटर का डिस्टेंस, 9 वायर, कितना हो गया? 13.5 मीटर। ऐसे ही करना है, अब तो बस चलते जाओ जल्दी जल्दी, अब तो कुछ करना ही नहीं है। फिर हम गए T1 से F2 तक, डिस्टेंस 1.5 मीटर, 8 वायर, 12 मीटर हो गया। फिर हम गए F2 से T2 तक, F2 T2, ये सब मार्क कर लेना, पीछे लिखा है मैंने, आपको समझा ही दिया है ना डिटेल में यार आपको। अच्छा, अब तो वायरिंग प्लान पे जाने की जरूरत नहीं है ना यार, है कि नहीं बताओ? अब अगर तब भी अब भी अगर बार बार वायरिंग प्लान पे जाना पड़ा तो क्या फ़ायदा है? आप इनको पॉइंट को जरूर मार्क कर लेना सिंगल लाइन डायग्राम में। जब कॉपी पे बनाओ, पहले आप अपनी कॉपी पे सिंगल लाइन डायग्राम बना लो, उसके बाद इसको देखो कैलकुलेशन को, और पॉइंट मार्क कर लेना। F1 T1 F2 T2 F3 T3 F4 T4 इस तरीके से। फिर दूसरे सर्किट के भी इस तरीके सारे मार्क कर लेना कंटिन्यू करके। तो F2 से T2 1.5 मीटर, 7 वायर थे क्योंकि 6 डिवाइस हैं इसके आगे, 10.5 मीटर हो गया। अब T2 से F3 1.5 मीटर, 6 वायर, 9 मीटर हो गया। F3 से T3 1.5 मीटर, 5 वायर, 7.5 मीटर हो गया। T3 से F4 1.5 मीटर, 4 वायर, 6 मीटर हो गया। गाइस एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर कमेंट जरूर करके जाया करो यार, कमेंट करके ज़रूर बता के जाया करो कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा या बुरा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप केवल पॉजिटिव कमेंट करो, आपको तो अगर कोई भी चीज़ बुरी लगी है तो आप वो भी बता के जाओ, ज़रूर बताओ। और मैं कभी कोई कमेंट डिलीट नहीं करता हूँ किसी का भी। आप अगर कुछ भी लिख दोगे मैं कमेंट डिलीट नहीं करूँगा, आप तो लेकिन बताओ ज़रूर यार। मेरी कोशिश है कि आपको आसान से आसान भाषा में समझाऊँ, तो बुरा लग रहा तो बहुत मुश्किल है किसी को, है ना? लेकिन तब भी जो भी आपको लगा है जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि वीडियो देख के आपको लगा कैसा है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। अब F4 से T4 चलेंगे। पहली लाइन दिख नहीं रहा है उधर ऊपर, F4 से T4, यहाँ पे F4 लिखा है, यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में 1.5 मीटर, 3 वायर, 4.5 मीटर। अब हम चलेंगे T4 से F5, जो कि सर्किट नंबर 1 का आखिरी पॉइंट है। 1.5 मीटर, 2 वायर, 3 मीटर का वायर हो गया। ठीक है गाइस, सर्किट नंबर 1 पूरी तरीके से कैलकुलेट हो चुका है। सर्किट नंबर 2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से सर्किट नंबर 2 स्टार्ट। HR से चलेंगे हम SB2 तक, जो SB2 के ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ से नीचे तक। SB2 के HR तक चल रहे हैं। 3 मीटर का डिस्टेंस था, वो आपको दिखा देता हूँ कौन सा वाला 3 मीटर है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये वाला 3 मीटर और ये 2 वायर। ठीक है, तीन मीटर, 2 वायर, 6 मीटर। अब हम HR से स्विच बोर्ड में जाएंगे। डिस्टेंस आपको पता ही है 2.75 मीटर है। एक वायर अंदर गया था, 10 वायर बाहर निकले थे, कितना हो गया? 11 वायर, मल्टीप्लाई करके आ गया। फिर HR से हम गए F6, यानी कि ये जो पॉइंट था, यहाँ से और यहाँ पंखे तक जाना है। फिर आगे को हम 1.5 के सब डिवाइस लगाते चले गए। ये 2 मीटर का डिस्टेंस था। 2 क्यों? क्योंकि 0.5 मीटर हम सीलिंग तक गए ऐसे करके, फिर 1.5 मीटर ऐसे करके, 2 मीटर, 11 वायर, 22 मीटर। ठीक है गाइस,
ठीक है गाइस। अब F6 से हम गए T5 पे, ऊपर वाला कट जाएगा इसलिए आपको ऐसे देखना पड़ेगा। F6 से गए हम T5 पे 1.5 मीटर 10 बायर 15 मीटर हो गया। फिर हम T5 से गए F7 पर, ये भी कट जाएगा 1.5 मीटर 9 बायर 13.5 हो गया। F7 से गए हम, अरे कहाँ जा रहा है, F7 से गए हम T6 पर 1.5 मीटर 8 बायर। फिर हम गए 12 मीटर हो गया मल्टीप्लाई करके, T6 से F8 पे गए, 1.5 मीटर का डिस्टेंस है सब में, और 7 वायर गए यहाँ, तो हो गया 10.5 मीटर। अब हम गए F8 से T7 1.5 मीटर 6 वायर 9 मीटर हो गया। उसके बाद T7 से गए, ये T7 F7 ये सब तो आपको मैंने मार्क करने को बोल दिया ना, आप मार्क कर लेना इनको, उसके बाद ही इसको देखना, तभी समझ में आ पाएंगी चीज़ें, क्योंकि वहाँ मैं मार्क करना भूल गया था। F9 तक 1.5 मीटर 5 बायर मल्टीप्लाई आई। F9 से T8 तक 1.5 मीटर 4 बायर 6 मीटर हो गया। T8 से F10 तक 1.5 मीटर 9 बायर 4.5। F10 से T9 तक 1.5 2 बायर 3 मीटर। सारा का सारा लग चुका है, सर्किट नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, 19 के 19 पॉइंट को सप्लाई मिल चुकी है। ठीक है गाइस, 19 के 19 पॉइंट्स को सप्लाई मिल चुकी है। और आपका अब हम कंड्यूट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना गाइस, ठीक है। तो कंड्यूट का कैलकुलेशन करने पे हमने क्या पाया, हमने पाया कि हमारा जो टोटल कंड्यूट आया उसको कैसे करते हैं पता ही है आपको। जब आप ये वाले हिस्से को ऐड कर लेंगे तो कंड्यूट निकल जाएगी, और जब आप इस वाले हिस्से को ऐड कर लेंगे तो टोटल वायर निकल जाएगा। कंड्यूट आया हमारे पास 40.5 मीटर, 40.5 मीटर कंड्यूट आया हमारे पास, ठीक है गाइस। अब क्या है कि हमने एक जगह दीवार भी पार की थी, हमने जो है एक जगह दीवार भी पार की थी, तो इसलिए दीवार पार करने का भी लगा लेते हैं एक जगह। ये हो गया, जब हमने इसको ऐड किया तो ये हो गया हमारे पास 40.75 मीटर। कितना हो गया, 40.75 मीटर। अब हमें 10% एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है कंड्यूट, आपको पता ही है, क्योंकि कंड्यूट छिल जाती है या टूट जाती है किनारों पर से, इसके लिए हम उसको 10% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं पहले से ही कंड्यूट को, है ना। तो 10% एक्स्ट्रा लिया हमने, तो 40.75 का 10% एक्स्ट्रा 4.075 जब ऐड किया गया तो आया हमारे पास 44.825 मीटर। कितना आया, आया हमारे पास 44.825 मीटर, विच इज अप्रोक्सीमेट इज इक्वल्स टू 45 मीटर। ये जो है 45 मीटर की कंड्यूट आ गई है लगभग हमारे पास, ठीक है। वायर भी निकाल लेते हैं। अब जब हमने टोटल वायर को ऐड किया तो आया हमारे पास 262.75 मीटर, 262.75 मीटर। अब हमने एक जगह दीवार भी पार की थी और 4 वायर थे वहाँ पे, इसलिए 1 मीटर और ऐड हो गया, तो कितना हो गया 263.75 मीटर। कंड्यूट की तरह वायर में भी 10% एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, क्योंकि ना वायर को आप छील के ऐसे करके पकड़ करके फिर इसके कनेक्शन देते हैं नहीं, तो इसके लिए हमें 10% एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। जब 10% एक्स्ट्रा लिया तो आ गया हमारे पास, ये हो गया 10%, ये हो गया टोटल, इनको ऐड किया तो हो गया 290.125 मीटर, 290.125 मीटर। एक दशमलव को हटाते हैं, पूरा 291 मीटर कर लेते हैं, तो वायर कितना हो गया लगभग 291 मीटर, ठीक है गाइस। कंड्यूट भी हो गया, वायर भी हो गया,
जल्दी जल्दी टेबल बनाते हैं और क्वेश्चन को आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ाते हैं। लिस्ट ऑफ मटेरियल्स आपके सामने हाजिर है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट, टोटल प्राइस। गाइस कोशिश है कि आपको सब कुछ साफ दिख रहा होगा। अगर तब भी आपको कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है, आप तुरंत मुझे ईमेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको इसका पूरा PDF सेंड कर दूंगा। 15 एम्पियर का DB लगाएंगे, 2 सर्किट है इसीलिए 2 वे। 15 एम्पियर का क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, जबकि करंट तो हमारे पास 5 एम्पियर था, क्योंकि DB 15 एम्पियर से नीचे नहीं आते। ठीक है ना। एक लगाएंगे, 250 रुपये का मिलता है, 250 रुपये हो गए। यहाँ पे जो कंड्यूट यूज़ होगी वो 32 mm की यूज़ होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 वायर गए हैं और 25 mm की कंड्यूट केवल 9 वायर तक ही यूज़ होती है बस। तो कितनी यूज़ होगी? सारी की सारी 32 mm की। 45 मीटर की कंड्यूट आई थी, 18 रुपये का 1 मीटर मिलती है, 810 रुपये हो गए। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मज़ेदार वीडियो लग रहा होगा। अगर गाइज पूरा वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो लाइक करके जाओ यार। आप वीडियो देख जाते हो, लाइक नहीं करते हो। अच्छा, आपके लिए तो कितना बेनिफिशियल है। आप देखो, मैं यहाँ प्रॉपर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, पिछले 1 घंटे से ऐसे ही बैठा हूँ, और फिर इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में, फिर इसका PPT तैयार करने में कम से कम 1 से 2 घंटे पहले से लग चुके हैं। यानी कि केवल इस 1 घंटे या 50 मिनट के वीडियो के पीछे 3 घंटे की मेहनत है। तब भी अगर आप लाइक ना करो तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए बताओ, है ना। इस 50 मिनट या 1 घंटे जितने का भी वीडियो बन रहा है, इसके पीछे कम से कम 3 घंटे की मेहनत है। एक तो आपके सामने कंटिन्यू बैठा हूँ तब से लेके ऐसे ही, दूसरा कि इसको प्रिपेयर किया होगा, PPT बनाया होगा, आप सोच के देखो। फिर अगली चीज़ ये कि आपके लिए फ़ायदा है, आप तो चाहे आराम से पैर पे पैर रख के लेट के पढ़ रहे हैं, कंफर्टेबल होकर पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भैया यहाँ तो आपके सामने मुझे बैठ के वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है नहीं। तो जब आपको इतना फ़ायदा मिल रहा है तो लाइक करके जाना चाहिए। बाकी आपका मन है भी, अपने मन की करेंगे सब। ठीक है नहीं। चलिए, 1 पॉइंट फिर हम लगाएंगे वायर। लाइट फैन में केवल यही वाला वायर यूज़ होता है और कुछ यूज़ नहीं होता। 291 मीटर वायर था, 2 रुपये का 1 मीटर मिलता है किताबों में, वैसे तो बहुत महंगा मिलता है। 582 रुपये का वायर हो गया। अब हम लगाएंगे स्विच बोर्ड। देखिए 2 स्विच बोर्ड लग रहे हैं केवल, 55 रुपये का एक मिलता है, 110 रुपये का हो गया। ये बड़े वाले क्यों लगाएं? बड़े वाले इसलिए लगाएं क्योंकि 10 पॉइंट है मैक्सिमम, सबसे बड़ा वाला लगेगा। ठीक है नहीं। 55 रुपये का एक मिलता है, इसलिए तो हो गए 2 हमारे पास। फिर लगाएंगे हम सरफेस टाइप बैकेलाइट स्विच। 19 पॉइंट हैं तो 19 स्विच लगेंगे। 19 स्विच 10 रुपये का एक मिलता है, इसीलिए 190 रुपये के हो गए, 190 रुपीज़ के। अब लगाएंगे हम सीलिंग रोज। सभी पंखे, सभी ट्यूबलाइट को केवल सीलिंग रोज ही लगाई जाएगी सप्लाई देने के लिए, इसीलिए 19 पंखे और ट्यूबलाइट मिलाकर 19 पॉइंट है, 19 सीलिंग रोज लग गई। 2 प्लेट वाली लगा रहे हैं, 8 रुपये की एक मिलती है, इसीलिए 152 रुपये हो गए। आप यहाँ पे 3 प्लेट वाली भी लगा सकते हो, 10-12 रुपये की। पता है यहाँ पे प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप प्राइस को थोड़ा इधर उधर बढ़ा दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्राइस आप अपनी मर्जी का लगा रहे हो यार। किताब में तो 10 साल पुराने प्राइस चले जा रहे हैं, और अगर हम लेटेस्ट देखें तो काफ़ी महंगा महंगा मटेरियल है। तो आप महंगा लगाओ सस्ता लगाओ, प्राइस से कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्वांटिटी से फ़र्क पड़ता है भाई। आप क्वांटिटी से फ़र्क पड़ता है कि क्वांटिटी आप क्या लगाते हो। ठीक है ना। कंड्यूट कपलर, आपको पता ही है कि कंड्यूट को हम 5 से भाग कर देते हैं, कपलर निकल आते हैं। तो यहाँ पे 45 को 5 से भाग किया, 9 आया, तो 9 कपलर निकल आए। लेकिन आएंगे पूरे 1 दर्जन का पैकेट ही वो, इसलिए 40 रुपये का 1 दर्जन मिलता है, 40 रुपये आ गए। एक पैकेट आता है 40 का पूरी। कंड्यूट बैंड, केवल 7 बैंड लगेंगे, लेकिन अफसोस आएंगे पूरे पैकेट ही 1 दर्जन, तो 72 रुपये का मिलता है, इसलिए 72 रुपये के आएंगे। नेल्स, इनकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी पड़ी जाए इसीलिए रख लेते हैं। कोई क्वांटिटी नहीं है इनकी, केवल 20 रुपये का लेके आते हैं। लग गया मटेरियल। जैसे ही अब हम इस वाले कॉलम को ऐड कर लेंगे, हम अपनी टोटल मटेरियल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। और मटेरियल कॉस्ट मेरे बच्चे हर एक की अलग अलग आ सकती है, आप बिल्कुल परेशान मत होना।
डरना मत कि आपकी मटेरियल कॉस्ट अलग आ गई, किसी और की अलग आ गई तो आपका गलत हो गया। ना आपका गलत है ना उसका गलत है, वो भी सही है अपनी जगह, आप भी सही है अपनी जगह, मैं भी अपनी जगह सही हूँ। मेरा आंसर ये आ रहा है, आपका हो सकता है कुछ हो रहा है, तो आप भी गलत मत समझना अपने आप को, सही है। 500 600 1000 रुपये का डिस्टेंस बड़े आराम से चलता है वायरिंग में, और सब स्टेशन में तो 20 10 हज़ार रुपये तक के, 40 हज़ार रुपये तक के डिस्टेंस चल जाते हैं, मतलब डिफरेंस। सॉरी, हमने जब टोटल मटेरियल कॉस्ट को ऐड किया तो हमारे पास आया 2226 रुपये, 2226 रुपीज़। लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं गाइज। लेबर कॉस्ट, इमरजेंसी कॉस्ट, सुपरविजन कॉस्ट, प्रॉफिट, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब कैसे फाइंड करते हैं, अपना फ़ायदा कैसे निकालते हैं, वो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया है। मैं तब अपलोड करूँगा जब इंटरनल वायरिंग पूरा ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में है वो हिस्सा। 15% निकाला हमने मटेरियल कॉस्ट का, वो लेबर कॉस्ट इंटरनल वायरिंग में 15% होती है। इसका 15% निकाला तो आया हमारे पास 333 रुपीज़ एंड 90 पैसा, 333 रुपये 90 पैसे। अब इमरजेंसी कॉस्ट निकाल दीजिए, 5% होती है यूनिवर्सल, आया हमारे पास 111.3 रुपये, यानी कि 111 रुपये 30 पैसे, 111 रुपीज़ एंड 30 पैसा। अब हम जैसे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इमरजेंसी कॉस्ट जब तीनों को ऐड कर दिया जाता है तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकल जाता है। हमने क्या किया कि मटेरियल कॉस्ट को, लेबर कॉस्ट को और इमरजेंसी कॉस्ट को ऐड किया तो टोटल मटेरियल कॉस्ट निकल आया। कितना निकला हमारे पास? 2671 रुपये 20 पैसे, 2671 रुपीज़ एंड 20 पैसा। अब ये 20 पैसा को ख़त्म करो और सीधा बढ़ा दो, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो गई? 2672 रुपये, 2672 रुपीज़। कितना आया? 2672 रुपीज़। इंटरनल वायरिंग के बहुत कम क्वेश्चंस में 5000 रुपये से ऊपर की कॉस्ट आती है, 4000 से नीचे नीचे की कॉस्ट आती है, 2000 के और 3000 के बीच में बहुत आती है। तो गाइज, एक ड्राइंग होल की वायरिंग थी, आपका पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। मैं रोहित आरब, आपका गुरु, आपका दोस्त, वीडियो को समझाने की पूरी कोशिश की है मैंने अच्छे से। बाकी आप अगर वीडियो अब भी अनक्लियर रह गया है, वैसे मुझे लगता नहीं कि किसी एक बच्चे को भी ये वायरिंग आना नहीं आ रही हो, अब लगभग वायरिंग सभी को आने लग गई होगी। तो क्या है कि अब धीरे धीरे मैं केवल रिवीजन कोर्स कर रहा हूँ वायरिंग का। मतलब ऐसा मानो आप वायरिंग के मैं 2 या 3 वीडियो और ले आऊँगा और 2-3 वीडियो में फिर सारा ख़त्म कर देंगे वायरिंग, इंटरनल वायरिंग। उसके बाद फिर हम सीधा कुछ और स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1, फिर पावर वायरिंग के 1-2 नंबरिकल देख लेंगे और फिर उसके बाद रिवीजन। ठीक है गाइज? चलिए गाइज, वीडियो कैसा लगा यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दूसरे लोगों से वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है गाइज? क्योंकि देखो मेरे बच्चे, अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचेगा। मेरा सिर्फ एक ही पर्पज़ है, मैं चाहता हूँ कि पॉलिटेक्निक का हर एक स्टूडेंट मेरी वीडियो देखे, उसको पता लगना चाहिए कि यहाँ जितना गलत इन्फॉर्मेशन फैला रखी है लोगों ने, सही भी है। वरना लोग यूट्यूब चैनल पर भरोसा करना बंद कर देते हैं यार, कहते हैं तो ऐसी बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानो, मैं चाहता हूँ कि हर कोई भरोसा करे। ठीक है गाइज? वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। आपको कोई नोट्स चाहिए हो तो भी आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8958617732। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के व्हाट्सएप ग्रुप हैं यूट्यूब वाले, मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज? चलिए गाइज, जल्दी मिलते हैं फिर किसी ऐसी एक वीडियो के साथ। इंटरनल वायरिंग की 2-3 वीडियो लाऊंगा अभी मैं। तब तक आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी।